जो सच्चाई मेरी नन से जुड़ी थी उसने मेरी रूह तक को हिला दिया था। मैं लंबे समय से सोचती आ रही थी कि आखिर कैसे कोई हर 2-3 महीने में गर्भवती हो सकता है। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन जब भी मैंने इस विषय पर कुछ पूछने की कोशिश की, मेरे पति बेहद गुस्सा हो जाते थे। उनका साफ कहना था कि यह हमारे परिवार की इज्जत का मामला है और ऐसे सवाल उठाकर मैं सबको शर्मिंदा कर रही हूँ। मगर मैं कैसे चुप रह सकती थी। हर बार जब मैं अपनी नंद को देखती, उसकी बुझी हुई आंखें, बिखरे बाल और डर से कांपता चेहरा, तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती। ऐसा लगता जैसे सब कुछ जानबूझकर दबाया जा रहा हो और मैं अकेली इस रहस्य से लड़ रही हूँ। मेरी बेचैनी हद पार कर चुकी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए एक दिन, जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैंने चुपचाप नंद के कमरे में एक छोटा सा छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। पहले 2 दिन कुछ खास नहीं दिखा। मैं लगभग यकीन करने लगी थी कि शायद मेरा शक ही गलत था। लेकिन तीसरे दिन जो देखा, उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। स्क्रीन पर जो चल रहा था, उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरी आंखें जैसे वहीं जम गईं, गला सूख गया और दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही अटक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। वीडियो खत्म होते ही मैंने कपकपाते हाथों से कैमरा बंद किया, उसे उठाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। मुझे पता था, अब इस घर में एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी को भनक भी लग गई कि मैंने ये सब देख लिया है, तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। लगा जैसे किसी ने सारी ताकत निचोड़ ली हो, लेकिन मैं जानती थी मुझे निकलना ही होगा। मैं दरवाजा खोलकर कांपते कदमों से बाहर निकल गई। मेरा नाम आरती है, 22 साल की एक साधारण लड़की, जो अपने पिता के साथ एक सीधी सादी जिंदगी जी रही थी। हमारी जिंदगी में भले ही कोई खास चमक नहीं थी, मगर माँ के रहते सब कुछ संपूर्ण लगता था। उनके जाने के बाद जैसे इस घर की रौनक ही चली गई हो। हर कोना खाली खाली सा लगता, जैसे दीवारें भी अब बोलती नहीं थीं। पापा पहले जैसे नहीं रहे थे। वो अब मुझसे खुलकर बातें नहीं करते, नहीं किसी फैसले में मेरी राय लेते। वो हर वक्त सतर्क रहते, बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करते और मुझे समझाते रहते कि किसी अजनबी से बात न करूं। मुझे लगा ये सब मेरी सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता है, पर जो असल कारण था उस पर मैंने कभी गौर नहीं किया, जब तक कि उस एक रात ने मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख नहीं दिया। वो रात भी बाकी दिनों जैसी ही थी। पापा दुकान पर थे और मैं घर में अकेली। पर उस रात की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर गली में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने ही दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य साया पास आ रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन गुप्त अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आया। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया, धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों की आवाज, जैसे कोई बहुत संभलकर छुपते हुए चल रहा हो। मेरा दिल घबरा गया। मैंने झटपट लाइट बंद की और दबे पांव दरवाजे के पास आकर कान लगा दिए। अब साफ सुनाई दे रहा था, कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। 2-3 की संख्या थी, शायद और भी हो सकते थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मोहल्ले के लोग हैं, देर रात लौट रहे होंगे। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। जैसे ही मैंने देखा कि किसी का हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा है, मेरी रूह तक कांप उठी। कोई बहुत धीमे, सावधानी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें थम गईं। मैं फौरन दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखकर पीछे हट गई। मेरी उंगलियां थरथराने लगी, माथे पर पसीना बहने लगा। उस पल मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आया, अगर दरवाजा जबरदस्ती खोल लिया गया तो क्या होगा। मैं घर में अकेली थी, मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था। घबराहट में मैंने एक ही रास्ता सोचा, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं था। अगर बाहर मौजूद लोग मेरी आहट सुन लेते तो, मगर अब रुकने का सवाल ही नहीं था। मैंने अपने दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश की, सांस रोककर दबे पांव पीछे के दरवाजे से निकल गई। बाहर की गली में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन धुंधली, जिससे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। हर कदम के साथ मेरा डर और गहरा होता जा रहा था। मैं तेजी से चलने लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि शोर हो। मैं हर पल ये महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं। जैसे ही मैं ममता आंटी के घर पहुंची, मैंने बिना वक्त गंवाए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खुला और मैं लगभग अंदर गिरती चली गई।
आंटी ने मुझे देखा तो हैरान रह गई। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था, सांसें उखड़ी हुई थी। मैंने हड़बड़ाते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। बिना कुछ पूछे आंटी ने तुरंत मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहली बार तब मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, मगर मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, ये लोग कौन थे? क्या वो वाकई चोर थे या कुछ और? कुछ ही देर में पापा आ गए। आंटी ने उन्हें सारी बात बताई। वो सुनते ही चुप हो गए। उनकी आंखों में घबराहट थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। वो मुझे लेकर घर लौटे, लेकिन पूरे रास्ते वो कुछ नहीं बोले। मैंने महसूस किया कि वो किसी गहरे सोच में डूबे हुए हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी और ताले को बारीकी से चेक किया और फिर एक लंबी, भारी सांस ली। अगली सुबह पापा ने जो बात कही, उसने मेरे भीतर जैसे एक भूचाल ला दिया। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का दिखने में भी अच्छा है और बैंक में अच्छी नौकरी करता है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। उनके शब्द सुनकर मेरी सांस जैसे अटक गई। इतनी जल्दी? क्या पापा को सच में लगने लगा था कि अब ये घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं है? क्या वो मुझे कहीं और भेज देना चाहते हैं ताकि चैन से सांस ले सके? मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, पापा, इतनी जल्दी? जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब सच नहीं है। पापा ने गहरी सांस ली, जैसे सीने पर कोई बहुत पुराना बोझ पड़ा हो। बेटा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारा कोई सहारा न हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे घर में जाओ जहां तुम्हें सुरक्षा मिले, स्थिरता मिले। उनकी आंखों में वही डर था जो मैंने मां के आखिरी दिनों में देखा था, अकेले छूट जाने का डर, मेरी असुरक्षा का डर। वो मुझे किसी खतरे के साए में छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उस रात जो कुछ हुआ था, वो अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि कुछ बदलने वाला है। कुछ दिन बाद साहिल और उनके पिता हमें देखने आए। वो दिन मेरे लिए जैसे किसी धुंधले, उलझे हुए सपने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसमें हकीकत और भ्रम की रेखा कहीं खो चुकी थी। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर लड़की की जिंदगी में ऐसा समय आता है, मगर मेरे अंदर एक बेचैनी लगातार गूंज रही थी। मैं कमरे के कोने में चुपचाप बैठी रही। मेरी उंगलियां दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थीं और दिल में एक अजीब सा डर था। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी का दिन मेरे लिए खुशी और उत्तेजना से भरा होगा, मगर यहाँ सब उल्टा था। जब मेरी नज़र साहिल पर पड़ी, तो वो एक शांत, गंभीर स्वभाव का इंसान लगा। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में ठहराव और गंभीरता। उनके हाव भाव से लगा कि वो विनम्र और समझदार हैं, ठीक वैसे ही जैसे पापा हमेशा चाहते थे। उन्होंने बहुत कम बोला, और जो बोला उसमें सच्चाई और सादगी थी। मैंने सुना है कि जो लोग बहुत बोलते हैं, वो अक्सर दिखावा करते हैं। तो शायद उनका कम बोलना ही बेहतर था। फिर भी कहीं कोई खालीपन था जो भर नहीं रहा था। शायद वो मेरा डर था, या कोई ऐसा संदेह जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने देखा कि उनके साथ उनकी बहन नहीं आई, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अक्सर ऐसे मौके पर बहनें साथ होती हैं, खासकर अगर वो इकलौती हों। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जरूरी वजह रही होगी, मगर जब पापा ने खुद पूछ लिया, तो मैं साफ साफ देख पाई कि साहिल और उनके पिता एक पल के लिए असहज हो गए। उनके चेहरे पर झिझक और हल्की घबराहट थी। साहिल के पिता ने जल्दी जल्दी जवाब दिया, वो बीमार है, अचानक तबीयत खराब हो गई। बात भले ही साधारण थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ खटका। शायद वो सच बोल रहे थे, मगर मेरा दिल इस जवाब को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कोई तो बात थी जो अधूरी थी या छुपाई जा रही थी। साहिल के पिता ने जब ये कहा कि वो शादी को बहुत सादगी से करना चाहते हैं, बिना किसी दहेज या दिखावे के, तो पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो, जैसे उन्होंने मेरे लिए सपने संजोए थे। मगर मनोज अंकल ने उन्हें समझाया, असल खूबसूरती सादगी में है। पापा ने धीरे यह बात मान ली, लेकिन उनकी आंखों में एक अधूरा सपना तैरता साफ दिख रहा था। मैंने खुद को समझाया, शायद यही ठीक है। दिखावे से ज्यादा जरूरी है रिश्ता, उसकी गहराई, उसका भरोसा। फिर जैसे सब कुछ अचानक बहुत तेजी से होने लगा। कपड़ों की खरीदारी, मेहंदी की तैयारियां, घर के छोटे बड़े इंतजाम, सब कुछ इतनी तेजी से कि मुझे समझ आया कि कब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर आ गई। दिल में हर अलग अलग सी भावना थी, कभी हल्की सी खुशी, कभी बेचैनी और कभी गहरी उदासी। एक रात मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, दिल घबराहट से भरा हुआ था। क्या मैं वाकई तैयार थी? शायद नहीं, या शायद हाँ। जवाब ढूंढने का वक्त ही नहीं था। इसी सोच में डूबी थी कि पापा कमरे में आए।
उनकी आंखें नम थीं। ये पहली बार नहीं था जब मैंने पापा को भावुक देखा हो, मगर आज कुछ अलग था। एक बेटी की जुदाई का डर और माँ की गैरमौजूदगी की कसक। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हारी माँ होती तो ये दिन और भी खास होता, लेकिन मैं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। मैं उनकी बात सुनकर टूट गई। आंखों से आंसू बह निकले। पापा के गले लगकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं जानती थी, ये फैसला उन्होंने मेरे लिए ही लिया है, मेरी भलाई के लिए। मगर उस पल मुझे माँ की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई। शादी हो गई। विदाई के बाद जब मैं साहिल के फ्लैट पर पहुंची तो जो देखा उससे मैं थोड़ी चौंक गई। घर बेहद साफ सुथरा और खूबसूरती से सजा हुआ था, जैसे हर चीज मेरे स्वागत के लिए तैयार की गई हो। मेरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था, हल्की रोशनी, खूबसूरत पर्दे, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मैंने खुद को सांत्वना दी, सब ठीक है, जैसी शुरुआत होनी चाहिए वैसी ही हो रही है। साहिल का व्यवहार भी बहुत शांत और सौम्य था। उन्होंने मुझसे नरमी और इज्जत से बात की, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी बनी रही। रात नींद नहीं आई, नया माहौल, अनजानी जगह और वो अजीब सी बेचैनी जो जाने नहीं दे रही थी। सुबह सवेरे जब आंख लगी ही थी, तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो कोई आम आवाज नहीं थी, उसमें दर्द था, चीख थी और एक खौफ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा पीड़ा में हो। मैं एक झटके से उठी, पसीने से भीगी हथेलियां, कांपते कदम। देखा, साहिल भी जाग चुके थे और आवाज की दिशा में बढ़ चुके थे। मैंने घबराकर पूछा, ये आवाज कैसी थी? उन्होंने फौरन कहा, कुछ नहीं, तुम बस अंदर रहो, मैं देखता हूँ। मगर उनके चेहरे की घबराहट कुछ और ही कहानी कह रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ गए। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे मुझे खुद को रोकना नहीं चाहिए। मैंने दरवाजे की दरार से झांका और जो देखा उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। हाल के उस पार एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त और आंखों में एक दर्द भरा डर। साहिल के पापा पास खड़े थे, चुपचाप, जैसे ये सब उनके लिए आम हो। साहिल उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बार बार पीछे हट रही थी, डरी हुई, कांपती हुई। मेरे होठों से धीमे से निकला, ये क्या हो रहा है? उसी वक्त उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन डर उसकी आवाज को रोक रहा था। फिर उसने बहुत धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, भाग जाओ। मेरे पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। वो मुझे कैसे जानती थी? वो कौन थी और मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी? मेरे सवालों के जवाब अब बस कुछ ही कदम दूर थे, मगर उनका सामना करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी थी। मैंने साहिल की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम सख्त और गंभीर हो गया था, जैसे वो चाहता हो कि अब मैं चुप रहूं, कुछ भी ना पूछूं, ना समझूं। लेकिन कैसे चुप रहती? मेरी शादी को अभी सिर्फ एक दिन ही तो हुआ था, और पहले ही दिन मेरी आंखों के सामने एक ऐसा रहस्य खुल गया था जिसे मैं समझ भी नहीं पा रही थी। दिल चीख चीख कर कह रहा था, कुछ बहुत गलत है यहाँ। वो लड़की, उसके उलझे बाल, बुझी बुझी आंखें, कांपता जिस्म, ये सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था, सोचने की ताकत जैसे छिनती जा रही थी। उसकी हालत बेहद भयानक थी। वो जमीन पर बैठी थी, बार बार अपने सिर को थप्पड़ मार रही थी, चिल्ला रही थी और फर्श पर खुद को पटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई तूफान मचल रहा हो, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। साहिल उसके पास झुका, उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। मुस्कान, बस करो, देखो, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो नर्म लहजे में कह रहा था, जैसे वो रोजाना यही दोहराता हो। मैं कांपते हुए कदमों से उनके करीब पहुंची। साहिल की आंखों में थकान और हार का अजीब सा मेल दिखा। ये कौन है और इस हाल में क्यों है? मेरी आवाज खुद मेरी अपनी नहीं लग रही थी, डरी हुई, टूटी हुई। साहिल ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, ये मेरी बहन है, मुस्कान। बचपन से ही इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही। माँ की मौत के बाद इसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर बदले, मगर कुछ असर नहीं हुआ। मुझे जैसे किसी ने पत्थर बनाकर वहीं खड़ा कर दिया हो। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने मुश्किल से कहा। साहिल की नजरें झुक गईं। अगर बता देते तो शायद ये रिश्ता कभी हो ही नहीं पाता। कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में नहीं करता। लेकिन मुझे लगा तुम समझदारी से इसे स्वीकार कर लोगी। मेरे पैरों में कंपन होने लगा, जैसे जमीन धीरे धीरे मेरे नीचे से सरक रही हो। मैंने मुस्कान की ओर देखा, वो अब भी जमीन पर बैठी थी, सांसें तेज, आंखों में कोई डर नहीं बल्कि एक शून्यता,
जैसे वो इस दुनिया से कहीं बहुत दूर चली गई हो। ये वही लड़की थी जिसकी गैरहाजिरी शादी के दिन किसी ने महसूस नहीं की थी, जो आज मेरी आंखों के सामने थी, एक ऐसे रूप में जो किसी भी इंसान की रूह को हिला दे। तुमने ये सब छुपाया मुझसे, मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। साहिल चुप रहा, शायद उसके पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। ये वो शादी नहीं थी जिसके सपने मैंने संजोए थे। ये वो शुरुआत नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। अब मेरे सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं इस सच्चाई के साथ जी पाऊंगी? उस दिन के बाद से मैंने मुस्कान पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी थी। मेरे मन में लगातार ये सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई बीमार है, या फिर इस घर में कोई ऐसा राज है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में मुझे उसकी हरकतों में कुछ और भी अजीब बातें दिखने लगी। वो अक्सर मेरी ओर देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में कोई सवाल, कोई तकलीफ थी, पर वो कभी कुछ कह नहीं पाती। जैसे उसके अंदर कुछ था जो बाहर आने को तड़प रहा था, लेकिन कोई अदृश्य जंजीरें उसे रोक रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, दरवाजा खुला था, तभी मुस्कान बहुत धीमे धीमे चलती हुई मेरे पास आई। उसकी चाल में घबराहट थी, उसके बाल उलझे हुए, कपड़े मैले और चेहरा सूखा हुआ। मैंने उसे आते देखा तो दिल जोर से धड़कने लगा, मगर खुद को संभालते हुए मैंने खुद को समझाया, शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई, फिर धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक गहरी मिन्नत भी। मुस्कान, क्या हुआ? मैंने धीमे और सधे हुए लहजे में पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, जैसे कोई टूटा हुआ सच वहां से झांक रहा हो। वो कुछ इशारे कर रही थी, कुछ जताने की कोशिश, लेकिन वो इशारे टूटे हुए थे, जैसे कोई भाषा जिसे आधा ही समझा जा सकता हो। मैं उसे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। मुस्कान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो झटके से पीछे हटी, जैसे किसी अपराध पर पकड़ी गई हो। मैंने दरवाजे की ओर देखा, साहिल खड़ा था। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में तलखी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में सख्ती और नाराजगी थी। मुस्कान डर से कांपने लगी। उसने मेरी तरफ देखा, उस नजर में एक गहरी गुहार थी, जैसे वो कह रही हो, मुझे मत छोड़ो। फिर वो धीरे धीरे दीवार के पास जाकर सिकुड़ गई, जैसे कोई बच्चा जो किसी बड़े के गुस्से से बचना चाहता हो। साहिल ने अब मुझे देखा, उसकी आंखें मुझसे जवाब मांग रही थीं, लेकिन मुझे लगा जैसे वो खुद भी कोई सच छुपा रहा हो। उस दिन के बाद से मैं मुस्कान की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने लगी। अब मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी बस गई थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई हर वक्त मेरे आसपास मंडरा रही हो। क्या वाकई मुस्कान बीमार थी, या इस घर की दीवारों में कोई ऐसा राज दफन था जिसे साहिल और उसके पिता छुपा रहे थे? एक रात सब सो चुके थे और मुझे प्यास लगने के कारण मैं रसोई की ओर बढ़ी। रास्ते में मेरी नज़र मुस्कान के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। मेरे कदम अनायास ही उस ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अंदर से मुझे खींच रहा हो। मैंने धीरे से भीतर झांका और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मुस्कान फर्श पर पड़ी थी, उसका चेहरा लाल पड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार अपने बाजुओं को जकड़ रही थी, मानो खुद को किसी गहरे डर से बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं झट से उसके पास पहुंची। मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मेरी आंखों में झांककर कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही डगमगाने लगे। फिर वह धीरे से मेरे करीब आए और फुसफुसाए, मुझे बचा लो। उस एक वाक्य ने जैसे मेरी सांस रोक दी। किससे? मैं चौंकी, लेकिन तभी दरवाजा तेजी से खुला। मेरे ससुर गुस्से में कमरे में दाखिल हुए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज सख्त और तीखी थी। वो बीमार लग रही थी। मैं बस, उसे कुछ नहीं हुआ। तुम अपने कमरे में जाओ, उन्होंने आंखें तरेरते हुए कहा। पीछे से साहिल भी कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर चिंता तो थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडापन भी जो मुझे असहज कर रहा था। आरती, परेशान मत हो, मुस्कान को हल्का बुखार है, हम देख लेंगे। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप वहां से निकल गई। लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन मैंने मौका देखकर सविता आंटी को बुलाया, जो कई सालों से इस घर में आती थी और कभी कभी मुस्कान की देखभाल भी करती थी। आंटी, आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? मैंने शांत लहजे में पूछा। वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, बहुत साल हो गए मैडम, मगर अब मैं सिर्फ बुलावे पर आती हूँ, ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या कोई खास वजह है?
उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन न रहा हो। फिर फुसफुसा कर बोली, ये घर आम नहीं है मैडम, यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। अगर आपको कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आंखें खुली रखना। उनकी बातों ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। अगली सुबह मुस्कान की तबीयत और बिगड़ गई। उसकी हालत देखकर मैंने फैसला कर लिया, अब और नहीं। मैंने अपने एक जान पहचान के डॉक्टर को बुलाया, चुपके से। मैं जानती थी कि अगर साहिल या उनके पिता को पता चला तो वह इसका विरोध करेंगे। डॉक्टर ने मुस्कान का मुआयना किया और फिर थोड़ी देर खामोश रहे। आरती, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीर है। क्या हुआ? मेरी सांसें थम गईं। मुस्कान प्रेग्नेंट है। मेरे चारों तरफ जैसे सब कुछ ठहर गया। क्या? मेरी आवाज कांप रही थी। और शायद उसे कोई नशीली दवा भी दी जा रही है। उसकी मानसिक और शारीरिक हालत बेहद खराब है। वो किसी भी तरह का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर की बातों ने जैसे मेरी जमीन खिसका दी। ये कैसे हो सकता था? मुस्कान तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी। तो फिर ये बच्चा किसका था? क्या साहिल को सब पता था, या फिर क्या वो भी इस सब में शामिल था? डॉक्टर चला गया, लेकिन मेरे भीतर सवालों का तूफान छोड़ गया। मैं अपने कमरे में एकटक बैठी रही, अंधेरे में। मुझे इस घर में कुछ तो अजीब लग रहा था। हर चीज सजी संवरी थी, लेकिन फिर भी दिल में बेचैनी थी, जैसे इस सजावट के पीछे कोई काली परछाई छिपी हो। मुस्कान की खामोशी, उसकी डरी सहमी आंखें और उसका बच्चा, ये सब कुछ किसी बड़े डरावने सच की ओर इशारा कर रहे थे। साहिल और उसके पिता बार बार यही दोहराते थे कि मुस्कान मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन जो मैंने देखा था वह उस कहानी से मेल नहीं खाता था। तीसरी रात ने मेरी सारी शंकाओं को सच्चाई में बदल दिया। जब सब सो रहे थे, मुस्कान के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरी नजरें कैमरे की स्क्रीन पर जमी थीं। मैं चाहती थी कि मेरी आशंका गलत साबित हो, पर जो देखा वो मेरे जीवन का सबसे डरावना सच बन गया। मेरे ससुर कमरे में दाखिल हुए। मुस्कान निर्जीव बैठी थी, जैसे उसमें जीवन बाकी ही नहीं रहा हो। और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद कर दिया, मगर मेरी रुलाई नहीं रुकी। सुबह मैंने साहिल को बुलाया। मैं सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा मुस्कान प्रेग्नेंट है, साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर था। और जब मैंने बताया कि मैंने अपने ससुर को मुस्कान के कमरे में देखा है, साहिल की आंखों में वही साया लौट आया, वो जो मुझे हमेशा डराता था। ये तुम्हारा मामला नहीं है आरती, उसने कहा। अगर तुमने चुप न रहना सीखा तो तुम्हारा हश्र भी मुस्कान जैसा होगा। अब मैं जान चुकी थी, मुझे भागना होगा। उस रात जब वे दोनों बाहर गए, मैं मुस्कान को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। मेरी सांसें फूली हुई थीं, दिल तेज धड़क रहा था, मगर पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं था। हम अपने पिता के घर पहुंचे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, कैमरे की रिकॉर्डिंग, मुस्कान की हालत और उस रात का सारा मंजर। पुलिस को बुलाया गया और फिर जो सच सामने आया उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मुस्कान साहिल की बहन नहीं, उसकी पत्नी थी, और वह इस घर की पहली शिकार नहीं थी। साहिल और उसके पिता सालों से लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करते, उन्हें गर्भवती करते और फिर उनके बच्चों को बेच देते थे। जो लड़कियां उनकी योजना में बाधा बनती, उन्हें पागल घोषित करवा दिया जाता। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, साहिल ने निडरता से कबूल किया, हाँ मैंने ये सब किया है, और फिर करता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितनी महिलाएं उनके शिकार बनी थीं, कितनी मुस्कानें अब भी कहीं बंधी होंगी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैंने एक मकसद चुना, उन महिलाओं की आवाज़ बनना जो हिंसा और दरिंदगी की शिकार होती हैं। मैंने सोच लिया कि मैं डर के आगे झुकूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं चुप रहती तो शायद मेरी कहानी भी किसी पागलखाने की दीवारों में दब जाती।